हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 सेल ख़त्म किया। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। जैसा कि अगर आप बुक पढ़ें फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 तो पहले पेज में आपको अंदाज़ा होगा कि चैप्टर 5 दो मुख्तलिफ कंपोनेंट पे डिवाइड है। चैप्टर 5 के दो अलग अलग पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है चैप्टर 5 का, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहला पोर्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से है, और जो वैरायटी ऑफ लाइफ का जो दूसरा पार्ट है वो वायरस के हवाले से है। वायरोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ नोन एज साइंटिफिक स्टडी अबाउट वायरस। तो इन दो को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका सबसे अहम तरीन पहलू है इसकी एक ब्रांच जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो पहले मैं आपको टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, और क्लासिफिकेशन किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे वायरस की तरफ। टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं? टैक्सोनॉमी इसलिए कहते हैं कि टैक्सिस का मतलब होता है टू क्लासिफाई, टैक्सिस का मतलब होता है टू डिवाइड। ये रहा। और अगर हम आगे चले नोमोस, तो नोमोस से मुराद है नेमिंग। सर व्हाट डज टैक्सोनॉमी मीन्स? तो टैक्सोनॉमी हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। टैक्सोनॉमी कहलाता है इट इज नोन एज द साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी, और टैक्सोनॉमी इज नोन एज रिसर्च। यहाँ तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, यहाँ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि हाउ क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, इनटू देयर रिस्पेक्टिव डिवीजन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना, उसके ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई सब आते हैं, उनको डिवाइड करना उनके स्पेसिफिक ग्रुप में, हम उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और याद रखिएगा आजकल जो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, वो है कार्लस लिनियस। तो मैं लिख देता हूँ कि जो फाउंडर कहलाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इट इज नथिंग बट इट इज नेम्ड एज कार्लस लिनस। जितना कार्लस लिनस ने काम किया है टैक्सोनॉमी में, शायद ही किसी और साइंटिस्ट ने किया हो। आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमी के अलावा एक सबसे अहम तरीन टर्म है, सबसे अहम तरीन डेफिनेशन वो पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि हम क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसकी बेस में करें। कोई बड़े आज़म, कोई मुल्क बेस में करते थे एम्ब्रियोलॉजी, कोई करते थे फिजियोलॉजी, कोई करते थे फिजिकल फाइंडिंग, कोई करते थे केमिकली, कोई करते थे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, मॉर्फोलॉजी। तो डिफरेंट बेसिस था। हर मुल्क में हर साइंटिस्ट के ग्रुप ने, हर बड़े आज़म ने, यूरोप ने, एशियन ने, रशियन ने, सब अलग अलग क्लासिफिकेशन की थी। और ये सबसे अहम तरीन प्रॉब्लम इशू था, क्योंकि डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगी तो फिर उसकी स्टडी को पढ़ने में
मुश्किलात होंगी। कार्लस लिनॉस ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का, पूरी दुनिया के टैक्सोनॉमिस्ट का एक मीटिंग, एक इजलास, कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे फिजिक्स में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, MKS सिस्टम ख़त्म कर दिया, FPS सिस्टम ख़त्म कर दिया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम पूरी दुनिया में राइज किया, ऐसा ही कोई सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में राइज हो टैक्सोनॉमी के बारे में, और वो एक सिस्टम हो जो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो। जी हाँ बेटा, आपकी बुक चैप्टर नंबर 5 पहला पेज लिखता है कि पूरी दुनिया में जो आजकल क्लासिफिकेशन चल रही है उसको हम लोग नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। ये लफ्ज़ आप गौर से, ध्यान से सुनिएगा, इसको याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है। टैक्सोनॉमिक वो कैरेक्टर, वो क्लासिफिकेशन की बेस है जो पूरी दुनिया में राइज होती है। दुनिया में कहीं पर भी टैक्सोनॉमी की बुक लिखी जाती है उसमें टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बताया जाता है। सर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है क्या चीज़? एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड एज scientific statement. It is called as scientific statement. किसी साइंटिस्ट की एक स्टेटमेंट हो सकती है, या हम इससे कहते हैं it is called as descriptive phrase. एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा साइंटिस्ट का आइडिया विच शोज, एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट के विच शोज द शेप, स्ट्रक्चर, which shows the shape, structure and behavior of living organism into their specific stimulus. या आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव फेस है विच शोज, एक ऐसा पैराग्राफ जो आपको बताएगा कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप कैसी है, एक ऐसा पैराग्राफ जो बताएगा कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैं इसको और डिफाइन कर देता हूँ, बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि बिहेवियर से मुराद है, बिहेवियर का मतलब है रिस्पॉन्स, बिहेवियर का मतलब है रिप्लाई, बिहेवियर का मतलब है रिएक्शन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शन, अगर आप उसको स्टिमुलाई करें, अगर आप उसको स्टिमुलस दें, अगर आप उसको एक्टिवेट करें, तो 3 चीज़ें शो हों पैराग्राफ में, 3 चीज़ों के बारे में मालूमात हो उस साइंटिफिक स्टेटमेंट के बारे में। एक चीज़ शेप ऑफ लिविंग, दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, तीसरी चीज़ हम इसको कहते हैं बिहेवियर यानी इरिटेबिलिटी यानी रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर का भी एक कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब होता है उसकी डिटेल फॉर्म, एक्सप्रेशन का मतलब होता है उसका डिटेल। मैं मिसाल के तौर पर इसकी आसान सी बात बता रहा हूँ कि अगर कोई साइंटिफिक ग्रुप जंगल में निकला और वहाँ पर जाकर उनको एक फ्लावर मिला, वो उन फ्लावर का कलर कितना बेहतरीन है, तो वो जो फ्लावर का कलर है वो बेहतरीन है। आप कौन से कलर की बात कर रहे हैं? मैं स्पेसिफिक रेड कलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम फ्लावर को बात करें, फ्लावर के कलर की, तो फ्लावर का कलर कहलाएगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। सर ऐसे तो बहुत सारे कलर हैं, आपको एक कलर स्पेसिफाई करें। अगर मैं करूँ कि ये देखें कितना अच्छा रेड कलर है, तो रेड उसकी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की कहलाएगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब डिटेल फॉर्म। चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हमें जंगल में एक सीड मिला
और उस सीट की बेहतरीन शेप थी। सर शेप तो थी, मगर कौन सी वाली शेप की बात करें? मैं बात कर रहा हूँ राउंड शेप की। तो जो शेप है वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। अगर आपने उस शेप को स्पेसिफाई कर दिया कि ये राउंड है, रिंकल है, सिलेंड्रिकल है, रॉड है, स्पाइरल है, स्फेरिकल है, तो वो जो राउंड है वो उसका क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। आप जंगल में गए, आपको एक बहुत ऊंचा दरख्त मिला, वो जो ट्री है, ट्री की जो ऊंची हाइट है वो कहलाती है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। सर आप कितनी हाइट की बात करें? 200 फीट की, 600 फीट की, 100 फीट की? तो अगर आपने स्पेसिफाई किया कि मैं 200 फीट की हाइट की बात कर रहा हूं, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की डिटेल फॉर्म को। और याद रखिएगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर के आगे फैक्टर्स हैं। द फैक्टर्स, यहाँ इसको नाम देते हैं द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। ये रहा द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर भी किसी 4 इंपॉर्टेंट बेस पे खड़ी हुई है। नंबर 1, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर का जो पहला बेस है वो कहलाता है, हम उसे कहते हैं होमोलॉजी। नंबर 2, जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर का जो बेस है हम उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी अगर आपने टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर से किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो यू शुड डू होमोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बायोकेमिकल एनालिसिस। आपको बताना पड़ेगा साइटोलॉजी। आपने लाख कोशिश कर ली कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होमोलॉजी से डिवाइड करें, मगर वो नहीं हो रहा डिवाइड। आप बायोकेमिस्ट्री से करें, नहीं सर वो फिर भी सेम है, तो फिर आप साइटोलॉजिकल सेल बायोलॉजी से कीजिए, नहीं सर उससे भी नहीं हो रहा। तो नंबर 4, जी हाँ बेटा, नंबर 4 एक ऐसी बेस जो ज़रूर आपको 100% क्लासीफाई करके देगी, और हम उसे कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब जीन इज अ लास्ट एंड फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जरा सुनते जाइए किस तरह से हमने पढ़ना है। सबसे पहले सर व्हाट डज होमोलॉजी मीन? होमोलॉजी किसको कहते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? व्हाट डज होमोलॉजी मीन? होमोलॉजी का मतलब होता है एक्चुअली इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दोज एनिमल्स, उन एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करना which have same internal structure, but they are different externally। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन एनिमल की स्टडी करना जो इंटरनली तौर पर सेम हो मगर एक्सटर्नली तौर पर डिफरेंट हो। या और करके मैं आपको बताता हूँ कि होमोलॉजी के बारे में कोई पूछे तो इसकी डेफिनेशन एक बुक में कुछ यूँ भी लिखी है कि द स्टडी अबाउट सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। तो एक होमोलॉजी की डेफिनेशन ये भी बनती है कि ऐसे एनिमल्स की स्टडी करना जो दिखने में इंटरनली सेम होते हैं मगर एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं, या जिनका फंक्शन सेम डिफरेंट होता है मगर स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सर हाउ इट कुड बी पॉसिबल? उसके लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में होमोलॉजी के बारे में, और होमोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए इनकी हम एनाटॉमिकल व्यू पढ़ते हैं। हमें एनाटॉमिकल व्यू से इनके होमोलॉजी के बारे में आइडिया होगा। ज़रा देखिएगा किस तरह से। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के आर्म की, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का अपर आर्म, तो ह्यूमन के अपर आर्म में एक ये बोन होती है, ये रही। इस बोन को हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। एक और बोन होती है जिसका नाम है रेडियस और अल्ना, ये रहा। फिर इसमें होता है कार्पल्स, ये कार्पल्स। फिर आते हैं मेटाकार्पल्स,
ये रहे, जितनी फिंगर्स उतने मेटाकार्पल्स, ये रहे। फिर इनमें आती हैं फ्लैंजिस, अंगूठे में बिग थंब में फ्लैंजिस होती हैं 2 और फिंगर में फ्लैंजिस होती हैं 3। तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन आर्म। मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, ह्यूमन आर्म में क्या क्या मिलेगा। ह्यूमन आर्म में इस बोन को बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमन आर्म में इस बोन का नाम है ह्यूमरस, इसका नाम आर, इसका नाम यू और इसका नाम आर। सर व्हाट डज यू मीन, व्हाट डज आर मीन? यू का मतलब है अल्ना बोन और आर का मतलब है रेडियस बोन। तो ये जो बोन है इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस, और ये जो हाथ की 2 बोन्स हैं, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम अल्ना। इस वाली बोन को कहते हैं कार्पल। ये वाली बोन कहलाती है, इट इज नोन एज मेटाकार्पल। और इन बोन्स को जो उंगलियों में होती है, दे आर नोन एज फ्लैंजिस। तो जो भी ह्यूमन आर्म पढ़ेगा उसको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिंगर्स, फ्लैंजिस। आप यकीन जानिए बिल्कुल एज इट इज, ये जो कैट का या ये जो बैट का जो विंग है, बिल्कुल उसके अंदर भी एज इट इज इसी तरीके से है। उसके अंदर भी आपको नजर आएगी ह्यूमरस, मगर ह्यूमरस का साइज छोटा है। उधर भी आपको नजर आएगा अल्ना रेडियस, उधर भी आपको नजर आएंगी जिसको हम लोग कहते हैं कार्पल्स। उधर भी आपको नजर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स, ये रहा। मगर इनके अंदर जो साइज बढ़ा हुआ होता है, इनके अंदर साइज बड़ा होता है फ्लैंजिस का। तो बैट का जो पर है उसके अंदर फ्लैंजिस का साइज ज्यादा बड़ा होता है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज द बोन्स ऑफ बैट। बिल्कुल इसी तरीके से आगे चले हम तो पढ़ते हैं वेल का फ्लिपर। ये रहा वेल का फ्लिपर, यानी वेल मछली का पर। उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर भी आपको मिलेगा ह्यूमरस, उसके अंदर भी आपको मिलेगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके अंदर भी आपको मिलेंगे कार्पल्स। मगर इसके अंदर मेटाकार्पल्स का साइज बड़ा होता है। ये रहा, ये रहा। इसके अंदर फ्लैंजिस का भी साइज बड़ा होता है। तो आप एक बात नोट कर सकते हैं, आप एक बात नोट कीजिए कि कहाँ हमारा हाथ ह्यूमन आर्म, कहाँ पर बैट का, चिमगादड़ का, कहाँ वेल मछली का हाथ। मगर आप एक बात नोट करें, सबके अंदर ह्यूमरस है। आप एक बात नोट करें, सबके अंदर रेडियस अल्ना है, सबके अंदर कार्पल्स हैं, सबके अंदर मेटाकार्पल्स हैं और सबके अंदर ये ग्रीन कलर की फ्लैंजिस हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दे हैव सेम इंटरनल स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट एक्सटर्नली। यहाँ आप कह सकते हैं कि दे आर सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। आपको मालूम है फ्लिपर का जो वेल का जो फ्लिपर है वो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बैट है उसको फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन अपने आर्म को फॉर द फीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर मैं जिक्र करूँगा। ये मैं बॉक्स में इसलिए बना रहा हूँ, दिस हैज़ नॉट बी रिटन इन योर बुक, मगर इसका होमोलॉजी से गहरा ताल्लुक है और उसका नाम है एनालोगस ऑर्गन। ये कहलाते हैं, हम इन्हें कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ये कहलाते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन की स्टेटमेंट ही अलग है। एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है दे हैव सेम फंक्शन बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिनका फंक्शन सेम होता है
और जिनका स्ट्रक्चर जो है बेटा डिफरेंट हो उसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। सर ऐसे हैं कोई जिनका सेम स्ट्रक्चर हो? बिल्कुल, उनमें आता है बर्ड्स के विंग्स, उनमें आता है इंसेक्ट्स के विंग्स। देखा जाए तो बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग्स दोनों एक ही काम करते हैं। बर्ड्स अपने विंग से फ्लाइंग करता है, इंसेक्ट्स भी अपने विंग से फ्लाइंग करते हैं। तो क्या इन दोनों के सेम फंक्शन हो गए? चिड़िया, तोता, दूसरे जितने भी परिंदे हैं उनके जो पर हैं वो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम बात करें मॉस्किटो की, बात करें हाउस फ्लाई की, उनके पर भी फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर मैं आपको एक और अजीबोगरीब बात बताता हूँ कि जो बर्ड्स हैं, जो उनके विंग्स हैं, वो असल में उनके लिम्स हैं। बर्ड्स के जो पर हैं वो खाली पर नहीं है, उनके हाथ हैं, उनके हाथ पाँव हैं। बर्ड्स के अगर आप पर काट दें तो समझे आपने उनके हाथ काट दिए। मगर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के विंग्स जस्ट उनका कहलाता है एक तरह से एसेसरी स्ट्रक्चर। सर व्हाट डज इट मीन? एसेसरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? एडिशनल स्ट्रक्चर। इंसेक्ट्स के विंग्स उनके लिम्स नहीं हैं, इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो उनके हाथ नहीं है, वो उनका एक एडिशनल स्ट्रक्चर्स है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो विंगलेस होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो विंग्स वाले होते हैं। तो होमोलॉगस और एनालॉगस दो डिफरेंट टर्म्स हैं। होमोलॉगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस का मतलब होता है सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अहम तरीन टॉपिक होमोलॉजी के बाद आएगा उसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। आपने लाख कोशिश कर ली कि आप एनिमल्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, मगर वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो नाउ वी शुड गो थ्रू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी अबाउट बायोकेमिकल कंपोजिशंस। बायोकेमिकल एनालिसिस के तौर पर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। सर बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी चीज़ें जिससे हम अंदाज़ा लगाएं? सबसे पहला जो सबसे नंबर 1 आपको मैं बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री में, वो कहलाता है जिसका नाम है कैरियोटाइप। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप कैरियोटाइप पढ़ते हैं। कैरियोटाइप का मतलब होता है इट इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। असल में कैरियोटाइप कहलाता है इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कैरियोटाइप कहलाता है इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट की स्टडी को कहते हैं कैरियोटाइप। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिएगा, अगर हम बात करें ह्यूमन की सेल की, अगर हम बात करें बेटा फ्रॉग के सेल की, अगर हम बात करें मॉस्किटो के सेल की, अगर हम बात करें फंस का मतलब होता है प्लांट्स की, तो ज़रा नोट कीजिएगा ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं और फंस के अंदर 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन सबके सेल का साइज सेम है मगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है 46 क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉग के 26 क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट से। 6 क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी 1000 क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट की। इसी अरेंजमेंट की स्टडी को हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्पीशीज में, सेम होते हैं। मीन्स कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम बात करते हैं स्पीशीज की,
तो हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीशीज टू स्पीशीज बेटा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हर स्पीशीज का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग है, सेम नहीं है। ह्यूमन की अलग स्पीशीज है, फ्रॉग की अलग स्पीशीज है, और इनकी मॉस्किटो की अलग स्पीशीज है। फिर आगे चलते हैं सर, और कोई बायोकेमिस्ट्री में इसके अलावा टेक्निक? जी हाँ बेटा, कैरियोटाइप के अलावा एक टेक्निक और भी है जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। ये रही क्रोमैटोग्राफी। सर व्हाट डज क्रोमैटोग्राफी मीन्स? कैरियोटाइप में आपने पढ़ा था द स्टडी ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स की टोटल कलेक्शन की स्टडी, और क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है इट इज डिटेल स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। अब आप एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं, उधर आप क्रोमोसोम्स के ग्रुप की स्टडी कर रहे थे, इधर आप क्रोमोसोम्स के एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं। यानी उस क्रोमोसोम्स का साइज कैसा है, उस क्रोमोसोम्स के अंदर लोकेशन ऑफ जीन कैसी है। लोकस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ जीन। उस क्रोमोसोम्स का फंक्शन कैसा है, उस क्रोमोसोम्स में जीन की कितनी क्वांटिटी पाई जाती है, कितने नंबर पाए जाते हैं, उसको कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, जो क्रोमोसोम्स टू क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है। क्रोमैटोग्राफी के बाद फिर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। दिस इज another important technique which also included into the biochemistry field। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है? ये एक किस्म का एक मीडियम है, जेली लाइक मीडियम। ये रहा। इस जेली लाइक मीडियम के अंदर आपने शुरू की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट किया होता है, और आप उसके अंदर डाल दीजिए सेल का न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म डीएनए आरएनए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ यहाँ तक पहुँच पाएंगे, और कुछ यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक न्यूक्लियोटाइड को, एक जीन को आप सेपरेट कर सकते हैं, और आपको अंदाजा होगा कि कौन से जीन का कौन सा फंक्शन है। तो कैरियोटाइप का मतलब होता है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स। और बेटा याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसका मतलब होता है हाउ टू सेपरेट द जीन, हाउ टू सेपरेट न्यूक्लियोटाइड्स, और इधर आप न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट को पढ़ेंगे, वो अरेंजमेंट जो डीएनए आरएनए के अंदर पाई जाती है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में एक और चीज़ आती है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। ही वॉज द ग्रेट हेमाटोलॉजिस्ट। एक्चुअली ये रिसर्च कर रहा था आरबीसीज के ऊपर, ये रिसर्च कर रहा था ह्यूमन के आरबीसीज पे, ये रिसर्च कर रहा था रेसिस एक मंकी है उसके आरबीसीज पे। ये रहा। रिसर्च में इसने देखा कि ये ह्यूमन का आरबीसी है और ये रेसिस एक मंकी है उसका आरबीसीज है। इसने एक बात नोट की कि ये जो ह्यूमन का आरबीसीज है इसके ऊपर एंटीजीन है, और वही एंटीजीन रेसिस के ऊपर है, एंड दिस एंटीजीन एक्चुअली फॉर द ब्लड ग्रुप। इसने देखा कि जो ह्यूमन के ऊपर सरफेस के ऊपर जो हम चैप्टर 4 में डिस्कस करके आए, सरफेस की प्रोटीन में एंटीजीन है, हूबहू वैसी ही एंटीजीन रेसिस मंकी के ऊपर है। ये रेसिस इज
स्पीशीज ऑफ मंकी। इसने जब और गौर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि एक और प्रोटीन रेसिस की आरबीसीज में डिस्कवर हुई, एक और एक्सट्रिंसिक सरफेस प्रोटीन रेसिस की आरबीसीज में डिस्कवर हुई, एज इट इज़ वही प्रोटीन ह्यूमन में डिस्कवर हुई। और चूंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी रेसिस में, तो इसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर। RH फैक्टर एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी प्रोटीन है विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम रेसिस मंकी आरबीसीज। अब जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, वो शख्स कहलाता है पॉजिटिव। जिसमें नेगेटिव होता है, मींस जिसमें RH फैक्टर एब्सेंट होता है, वो कहलाता है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव। तो याद रखिएगा, RH फैक्टर किसी का ब्लड ग्रुप A है, अगर A पॉजिटिव है तो उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, A नेगेटिव है RH फैक्टर नेगेटिव है, RH फैक्टर एब्सेंट है। B पॉजिटिव B नेगेटिव, यानी RH फैक्टर B पॉजिटिव में पाया जाता है, प्रेजेंट है, नहीं होगा तो B नेगेटिव। O नेगेटिव O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, ये प्रेजेंट और एब्सेंट पे डिपेंड करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, उसके बाद डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नंबर 3, अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजिकल में डिवाइड उस टाइम करते हैं जब बात होती है सेलुलर लेवल की। साइटोलॉजी में हम उस टाइम डिवाइड करते हैं, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक स्टडी अबाउट सेल। सेल की साइंटिफिक स्टडी की बुनियाद साइटोलॉजी। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने सुना होगा बैक्टीरिया, आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया। चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों इंक्लूड है, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर इन टू द साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सर ये किस तरह से है, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, साइटोलॉजी को कैसे हम किस वे में पढ़ेंगे? तो साइटोलॉजी से मुराद ये है कि आप एक काम कीजिए, जितने भी सेल हैं आप उनको अलग कर लें, जितने भी यूकैरियोट्स हैं आप उनको अलग कर लें, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनसे। तो अगर आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर लिया, आपने समझो साइटोलॉजिकली उनको अलग कर लिया। जितने भी मोटाइल हैं उनको अलग कर लें सेल को, जितने भी सिसाइल सेल हैं उनको आप अलग कर लें। जितने भी ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको अलग कर लें, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको अलग कर लें। जितने भी फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोट्रॉफ, उनको अलग कर लें। जितने भी कीमोट्रॉफ हैं आप उनको अलग कर लीजिए। जितने भी फ्लैजिला वाले हैं आप उनको अलग कर लीजिए। जितने सीलिया, जिनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, आप उनको अलग कर लें। जितने भी अगर आपको नज़र आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल है उनको अलग कर लें, जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है उनको अलग कर लें। तो इस तरह से आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन अलग कर सकते हैं। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है सेलुलर लेवल की स्टडी। नंबर 3 जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक स्टडी अबाउट, जेनेटिक्स का मतलब है साइंटिफिक स्टडी अबाउट जीन। जीन की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और जीन जो है वो कहते किसको हैं? जीन का मतलब है इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जीन कॉल्ड एज यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल से मुराद द मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन वो है जो कंट्रोल करती है, दे कंट्रोल ऑल लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर सारे लाइफ के प्रोसेस की, इसके अंदर सारे लाइफ के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है।
और मैं आपको बताता चलूं, जेनेटिक्स कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज लास्ट एंड फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होमोलॉजी से हो सकता है तो कर दें, नहीं तो फिर आप प्रोसीड करें बायोकेमिस्ट्री में। अगर बायोकेमिस्ट्री में नहीं हो सकता तो साइटोलॉजी से करें, अगर साइटोलॉजी से नहीं हो सकता तो फिर आप उसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मींस जीन, और उसमें तो आप क्लासिफाई कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे, जरा देखिएगा। जेनेटिक्स का मतलब जेनेटिक कोड है, जीन का मतलब जेनेटिक कोड है, और जेनेटिक कोड दो तरह का होता है। एक जेनेटिक कोड को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन, और एक जेनेटिक कोड का नाम है एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, और जो इंट्रॉन है इसको हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। सर ये कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? कोडिंग पार्ट का मतलब होता है दे कोड फॉर अमाइनो एसिड, दे कोड फॉर प्रोटीन, और इंट्रॉन का मतलब होता है दे कोड फॉर स्टॉप और दे कोड फॉर स्टार्ट द रिएक्शन। आज मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। एक्सॉन वो जेनेटिक कोड है डीएनए का, वो जेनेटिक कोड है डीएनए का जो कॉमन टू ऑल, जो कॉमन हर ह्यूमन में एक जैसा है। आप कह सकते हैं इट इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल, मगर जो इंट्रॉन है वो पार्ट हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक पार्ट है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक कहलाता है पर्टिकुलर पार्ट, इंट्रॉन। और इंट्रॉन को देखते हुए हम ये कहते हैं कि ये 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है डीएनए के अंदर, जो बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, और वो पार्ट 30% पार्ट होता है जो हर किसी के अंदर एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड का पार्ट है। इसी को तो हम लोग कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको याद हो तो ये इंटर का चैप्टर नंबर 9 है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप डीएनए के उस पार्ट को अलग करें जो बाकी पार्ट से डिफरेंट है। आप यूं समझें कि इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए इसका नाम है कि जैसे हम सबकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, ऐसे ही इंट्रॉन वाला पार्ट हम सब में स्पेसिफिक है। इसी से हम बहुत बड़े कत्ल, जो मर्डर के केसेस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। कपड़ों में किसी का ब्लड, सलाइवा, हेयर, स्किन, एपिडर्मिस, सेमन लगा होता है तो हम इंट्रॉन से आइडेंटिफाई करते हैं उस किलर को, उस कल्प्रिट को। तो याद रखिएगा, अगर आपने होमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी को अवेल किया और अगर उसमें डिवीजन नहीं हो पा रही तो द लास्ट एंड फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स में भी कौन सा पार्ट है? इंट्रॉन का पार्ट है, जो कहलाता है नॉन कोडिंग पार्ट, जो 30% पार्ट है होल डीएनए का। This part give you the information of every individual in a different level. Thank you, beta.